एक सिंपल सवाल पूछते हैं। अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा हो तो तीसरी कंट्री को क्यों थ्रेटन किया जाता है? ये यही हो रहा है अभी। यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स फेल हुई और उसके तुरंत बाद ट्रंप ने चाइना को थ्रेटन कर दिया। लेकिन थ्रेटन किस बात पर किया है? ये इस बात पे हुआ है कि अगर चाइना ने ईरान को वेपन्स दिए तो यूएस एक कड़ी स्टेप उठाएगा चाइना के अगेंस्ट। और वो कड़ी स्टेप क्या है? वो ये है कि यूएस 50% टैरिफ लगा देगा। तो अब सवाल ये है कि वॉर ईरान से चल रहा है, प्रेशर चाइना पर क्यों आ रहा है ना? ऐसा क्यों है कि ये जो तीसरी कंट्री है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, ये तीसरी कंट्री को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आज हम इसी चीज को डिकोड करेंगे कि इस्लामाबाद में टॉक्स फेल क्यों हुए, ट्रंप का टैरिफ थ्रेट आखिर में है क्या, और कैसे वॉर और ट्रेड एक ही गेम बन चुके हैं। Welcome students to Legacy IAS. In this particular video, we are going to decode this article which says Trump threatens China to impose 50% tariff if it supplies weapons to Iran. ठीक है, इसके बारे में और आगे जानकारी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीस टॉक्स फेल्ड। पीस टॉक्स फेल्ड। हम यहाँ पे पीस टॉक्स को रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये हुए कहाँ थे? ये हुए थे इस्लामाबाद में। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स। ठीक है, एंड इट हैज बीन रिटन कि पीस टॉक्स एक्चुअली फेल्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स एक्चुअली क्या थे। ठीक है, तो यूएस और ईरान के बीच में पाकिस्तान के मेडिएशन में हाई लेवल टॉक्स हुए थे, है ना? पाकिस्तान मेडिएट कर रहा था और उन्हीं के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में ये टॉक्स हुए थे। लगभग आप मान के चलिए लगभग 20 से 21 घंटे का डिस्कशन चला है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि आप वॉर को कैसे कंट्रोल करोगे, है ना? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बंद हो रखा था ईरान के द्वारा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किस तरीके से करना है, कौन से टर्म्स पे ओपन करना है। और तीसरी चीज कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए, मतलब कि वॉर टाइप जो सिचुएशन बन रखा है और वो वॉर एस्केलेट ही होता जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म पीस के लिए क्या करना जरूरी है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। अब इसमें पूरे में प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम आ गई न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू डेडलॉक। यूएस क्या चाहता है? यूएस चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को अबैंडन कर दे, मतलब कि ईरान में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रेस भी ना मिले। अगर ऐसा मिलता है तो वो उसके साथ वॉर करने के लिए रेडी हो जाता है, उसमें सैंक्शंस लगाने के लिए रेडी हो जाता है, और ऐसे कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लगाने के लिए रेडी हो जाता है जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, अगर हम लोग ईरान की बात करें कि अगर यूएस ऐसा चाहता है तो ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या? दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज समथिंग दैट हैज बीन प्रेडिक्टेड बिफोर एज वेल, कि देयर वाज नो agreement, and this particularly thing, it led to the collapse of talks, और दोनों दोनों साइड्स अपनी अपनी पोजीशंस पे अड़े रहे, वो दोनों ही रिजिड रहे। अब ये फेलियर इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे हम लोग क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि ये सब चीजें तो हम लोग ने पहले भी देख रखी है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिप्लोमेसी फेल हो गई। डिप्लोमेसी जब फेल होती है तो फिर क्या एक्टिवेट होता है? प्रेशर टूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यही प्रेशर टूल्स जो है वो आगे चल के वॉर को शायद एस्केलेट करने में कामयाब रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक वेपन टैरिफ थ्रेट। इकोनॉमिक वेपन टैरिफ थ्रेट। अब आते हैं सबसे बड़े और एग्रेसिव स्टेप पे जो ट्रंप ने लिया। ट्रंप का टैरिफ थ्रेट, अब स्लाइड पर देखोगे, he has given a 50% tariff warning। 50% tariff warning, मतलब ट्रंप ने ये क्लियर वार्निंग दी है। क्या है वार्निंग? कि जो भी कंट्री ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देगी, है ना, किसी भी तरीके से मिलिट्री सपोर्ट आप ईरान को दे रहे हो, अगर आप वैसे देश हो, तो उस पर 50% टैरिफ
लगाया जाएगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहा है कि इफ यू आर सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान and you are supporting Iran in this manner, then we are going to impose 50% tariff for you, and therefore your products will find it to be much more expensive in the US market. तो इसमें इनडायरेक्टली कौन टारगेट हो रहा है? इसमें इनडायरेक्टली चाइना टारगेट हो रहा है। ठीक है, तो यूएस के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चाइना ईरान को वेपन्स सप्लाई कर सकता है ना। वो जानते हैं, जो यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने पता लगाया है कि चाइना जो है वो हो सकता है ईरान को वेपन्स सप्लाई कर रहा हो या कर सकता है, और इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि ये टैरिफ्स सामने आते हैं। अब समझने वाली बात है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में आपका एक इकोनॉमिक वेपन बन गया है। मतलब वॉर जो है वो बैटलफील्ड पर, बस बैटलफील्ड पर नहीं चल रही है, वो प्रेशर क्रिएट भी कर रहा है इकोनॉमिक डिसीजंस के थ्रू, है ना। इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक इंक्रीजिंग द टैरिफ, मेकिंग द products or the goods of the other countries much more costlier in your market, and therefore there will be out competed with respect to the other products. तो यहाँ पे सिंपल लाइन ये है कि ट्रेड has now become a tool of war. ठीक है। नेक्स्ट, चाइनाज रोल इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई चाइना मैटर्स हियर, है ना। चाइना इसमें पूरा उसका रोल क्या है एक्चुअली, है ना। सो चाइनाज रोल इन ईरान कॉन्फ्लिक्ट, द फर्स्ट इज पॉसिबल मिलिट्री सपोर्ट टू ईरान, है ना। मतलब चाइना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीजन इज देयर हैज बीन अ पॉसिबल मिलिट्री सपोर्ट टुवर्ड्स ईरान। यानी कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंक्लूसिवली बताया जा रहा है, हाउएवर रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट चाइना ईरान को वेपन्स या टेक्नोलॉजी ये दे सकता है ना। मतलब कि वेपन्स या टेक्नोलॉजी व्हेन ईरान रिक्वायर्स इट, चाइना इज नॉट वेरी फ्रेंडली विद द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड देयरफॉर ईरान हैविंग सच काइंड ऑफ war with United States, China can prove to be a provider of technology and weapons. Next, strategic rivalry with US. Strategic rivalry with US, तो ये सिर्फ ईरान का इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान और यूएस के वॉर में चाइना जो है वो ईरान से ज़्यादा हमदर्दी रखता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये यूएस वर्सेस चाइना का स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का पार्ट है। मतलब कि एक वॉर तो वही है, लेकिन चाइना किसी और मोटिव से वहां पे जाके वेपन्स और टेक्नोलॉजी को सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, एनर्जी एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। एनर्जी एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, चाइना ईरान का मेजर ऑयल बायर है। मतलब ईरान का जो ऑयल है चाइना ह्यूज क्वांटिटीज में अपने देश में लेता है। तो क्या उसके इंटरेस्ट में ये नहीं है कि ईरान स्टेबल रहे? तो यही चीज है कि चाइना चाहेगा कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे, और किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस आके उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें तो वो उसके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेगा। और लास्ट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब चाइना डायरेक्टली वॉर में नहीं है, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप डायरेक्टली वॉर में, ऑफ कोर्स उनका तो बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है, तो इनडायरेक्टली चाइना इंपैक्ट कर तो रहा है। और यूएस क्या कर रहा है? चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश, है ना। चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश में ही, इसी कोशिश में 50% जो टैरिफ है वो एक इकोनॉमिक वेपन की तरह सामने आ जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये वॉर रीजनल नहीं रहा। ऐसा नहीं कि दिस इज ओनली लिमिटेड टू द मिडल ईस्ट क्राइसिस, द स्प्रेड ऑफ दिस वॉर हैज मेड इट्स वे इनटू चाइना एज वेल। मतलब ये एक ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, वॉर प्लस ट्रेड इज अ न्यू पावर स्ट्रैटेजी, है ना। अब ये हमारी फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी जियोपॉलिटिक्स की स्टोरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टोरी है, ये स्टोरी एक्चुअली क्या कह रही है? तो अगर आप देखोगे कि इट इज मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक प्रेशर कंबाइंड, द टाइम हैज कम for these pressures to actually combine and pressurize a country into giving up,
है ना। मतलब कि पहले जो ट्रेडिशनल वॉर्स हम लोग समझते थे, वो जो वॉर्स थे वो सिर्फ बैटल फील्ड पर ही लड़े जाते थे, है ना। दो कंट्रीज आती थी, वो आपस में लड़ाई होती थी, एंड दैट इज जस्ट ऑन द बैटल फील्ड। बट अब इकोनॉमी एक बैटल फील्ड खुद में बन चुकी है। मतलब इट इज अकिन टू हैविंग एन इकोनॉमिक वॉरफेयर विद द वॉरिंग नेशंस। नेक्स्ट आप देखोगे सैंक्शंस एंड टैरिफ्स एज वेपन्स। सैंक्शंस एंड टैरिफ्स एज वेपन्स, इसका मतलब ये है कि सैंक्शंस, टैरिफ्स, ये सब आपको अगर लगता है कि इकोनॉमिक टूल है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, बिटवीन ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, बट अगर आप इसको मॉडर्न वेपन्स की तरह भी समझो तो ये उसमें भी फिट बैठते हैं। मतलब you can say that sanctions and tariffs have become the modern weapons, though they are economic in nature. That means without firing a bullet, आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, है ना। इट इज पॉसिबल थ्रू योर इकोनॉमिक सैंक्शंस। नेक्स्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स अंडर स्ट्रेस। ग्लोबल सप्लाई चेन अंडर स्ट्रेस, इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल सप्लाई चेन से भी आगे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरा जो रॉ मटेरियल्स है, कहीं पे रॉ मटेरियल होता है, कहीं पे प्रोसेसिंग होती है, कहीं पे वो असेंबल होता है और वो कहीं और जाके बिकता है ना। तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन है, और अगर चाइना उसका पार्ट है तो चाइना पे जो टैरिफ लग रहा है वो सप्लाई चेन पे भी लगेगा। तो मतलब अगर चाइना पर टैरिफ लगता है तो पूरी ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आखिरी आप देखोगे पावर शिफ्टिंग टू मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी। पावर शिफ्टिंग टू मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी मतलब मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में पावर सिर्फ आर्मी नहीं है, पावर इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेड भी है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जो क्रक्स निकल के आता है, पूरी जो समरी हमारी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फाइनल सवाल कि कौन ज़्यादा पावरफुल है ना, कौन है जो कि ज़्यादा पावरफुल है। वो जो जिसके पास मतलब कि ट्रेडिशनली मिसाइल्स ज़्यादा है ना, ऐसे डिफेंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, या फिर ऐसी कंट्री जिसके पास ग्लोबल ट्रेड का बागडोर पड़ा है। मतलब दे कैन कंट्रोल द ग्लोबल ट्रेड, हु इज मोर पावरफुल। तो आप फाइनल लाइन इस पूरे ही कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना कि मॉडर्न वॉर्स बैटलफील्ड पर नहीं जीते जाते, है ना। दे आर नॉट वन ऑन द बैटलफील्ड, वो सप्लाई चेन्स और इकोनॉमीज पर ही जीते जाते हैं। थैंक यू सो मच।